नमस्ते दोस्तों। उल्लास सिटीजन फोरम के तरफ से हम वापस आपके समक्ष हैं। दोस्तों, इलेक्शन हो गई। इलेक्शन के पहले ऐसा माहौल था, शहर की हालत बहुत खराब है, शहर वेंटिलेटर पे है, शहर कोमा में है, शहर में जो रखते हैं यहाँ पे नरक, उनको यहाँ पे भुगत लिया, सब लोग चिल्ला रहे थे, सब ये पूरा सोशल मीडिया में तराम तराम मचा हुआ था। इलेक्शन हो गई। इलेक्शन के बाद मैं एक एमएलए को नहीं, तीनों एमएलए को बोलूंगा जो हमारे शहर उल्लासनगर के, तीनों अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आए। तीनों ने हमारे पब्लिक को लगता था काम नहीं किया है। 5 नंबर में डंपिंग ग्राउंड जो जहरीली गैस दे रहा है, 1 2 3 नंबर में तो खड्डों का विषय था। तीनों एमएलए, जनता को लग रहा था कि बदली होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए, पर जनता ने बदलाव ना करके उनको अच्छी मेजॉरिटी से जिताया। कहते हैं भगवान राम और माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न थी, मतलब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे नरेश जी, ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम उनको कोस रहे थे, अच्छी मेजॉरिटी से जिता के लाए, तो आगे क्या होगा? नमस्कार शहरवासियों। मोहन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, सही विषय उठाया है। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सत्य कही कि इस चुनाव के पहले पूरे शहर में यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग, आम जनता के लोग भी, जब कोई सोशल एक्टिविस्ट कुछ लिखता था उस पे जिस प्रकार के कमेंट्स वो लोग लिखते थे, या जिस प्रकार से हम लोग पार्क में, चाय की दुकान, अलग अलग मार्केट में लोगों से मिलते थे, तो लोग बहुत परेशान थे कि इस शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, अब नेता लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन चुनाव में हमने क्या देखा कि वही लोग चुन के आ गए। अब आप तो लक्ष्मी माता और इसका बात कर रहे हो, मैं तो सीधा सीधा खुला कह रहा हूं कि पूरे शहर में ऐसी चर्चा थी कि लोगों ने 1,500, 2,000, 5,000 कुछ भी पैसे लेकर के अपने वोट का सौदा किया। कई लोगों ने किया, बल्कि बड़े बड़े रईस लोगों ने बड़े बड़े पैसे लिए, दारू की पार्टियां चली, गिफ्ट चली, बहुत कुछ चला, और उसके आधार पे वो लोग वोट दे के आए। ये बड़ी दुख की बात है कि आप 5 बरस जिसको चुन के भेजते हो, अपने वोट का सौदा उनको आप इतने पैसों में 1,500, 2,000, 5,000, 3,000 जो भी अमाउंट होगा, या दारू की पार्टी लेकर के 5 बरस आप अगर वोट देके आते हो, तो यह बहुत गलत चीज है। क्योंकि इसका जो भुगतान करना पड़ेगा, आपको तो करना पड़ेगा ही करेगा, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी करना पड़ेगा। ये शहर के हालात सुधरेंगे कैसे? अब करोड़ों रुपए जो खर्चा करके जाता है, आप अपने मन पे हाथ रखिए, अगर कल मैं ही करोड़ों रुपया खर्चा करके चुन के जाऊंगा या आप चुन के जाएंगे, तो आप जाके क्या शहर का विकास करोगे? सबसे पहले क्या चिंता रहती है, मैंने जितना पैसा लगाया है उससे कम से कम 2 गुना तो मैं वापस निकाल लूं, बाद में विकास के बारे में सोचूंगा, बाकी सब चीजें बाद में सोचूंगा। सुबह एक है, ये आदमी का स्वभाव होता है, मैं कहां पे पैसा लगाऊंगा तो मैं सोचूंगा 2 गुना करके उसमें से निकालूं। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पीड़ा है। अगर आम आदमी इस प्रकार से सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे व्यवसाय वाले लोग, बिजनेसमैन, उन्होंने अगर पार्टियां ली, पैसे लिए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, तो ये बड़ी दुख की बात है। अभी दो बातें मैं आपसे पूछता हूं। इलेक्शन के बाद अभी हमारे शहर का हालत क्या होगा? दूसरी बात, हमारे शहर जो 30% पलायन हो गया है, वो लोग भी यहाँ पे वोट आके करते हैं, और कुछ नेता भी यहाँ से पलायन करके गए हैं, यहाँ पे सिर्फ नेतागिरी करने के आते हैं। क्या ये सब बातें हमारे विकास पे असर करेगी? आपने 2 प्रश्न पूछे मोहन जी। एक तो अभी आगे क्या होगा, विकास होगा। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो करोड़ों रुपया लगाता है वो तो पहले करोड़ों की अपनी सोचेगा, बल्कि 2 गुना मेरे को पैसा उसमें से आ जाए। लेकिन जहां तक विकास की बात है, अब मैं किसी का अंदर जाकर के तो नहीं झांक सकता हूं कि ये विकास आदमी करेगा कि नहीं करेगा। अगर पहले नहीं किया है, अब उसके अंदर, मन के अंदर एक बदलाव आ जाता है कि नहीं यार, मैं शहर के लिए भी काम करूंगा। अभी कई लोगों के नाम से उन्होंने तो देखा होगा ना, जिन्होंने अपने हाथ से पैसे चलाए होंगे दारू पार्टियां, तो उनको भी कहीं ना कहीं मन में लगता होगा कि अगर मैं काम करता था तो शायद मुझे पैसे और दारू की देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पिकनिक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना काम, आप ऐसा कीजिए कि लोग अपने आप आपको वोट देके आए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत तक नहीं पड़े। कई आज देश के बड़े बड़े नेता हैं
जो फॉर्म भर के आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बार भी नहीं जाते हैं, उसके बाद भी वो लाखों के मतों से चुन के आते हैं, क्योंकि 5 बरस उन्होंने अपने एरिया में इतना विकास किया हुआ है, तो उनको किधर जाने की, एक एक आदमी को हाथ जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनका विकास बात करता है। तो हो सकता है उनमें कुछ ऐसा बदलाव आए, या ऐसा उनको मन को लगे कि अब की बार हम इतना काम करेंगे कि आने वाले समय में हमको पैसे और दारू पार्टियां और ये सब जो करते हैं न करके हम अपने नाम और अपने काम के आधार पे चुन के आए। तो ये बदलाव भी हो सकता है। अभी आगे कैसा होगा वो मैं तो भविष्यवाणी इतनी नहीं कर सकता हूं। जहां तक आपने कहा कि 30% लोग यहां से पलायन करते गए हैं, पलायन करने का कारण यही था कि मैंने बताया कि शहर की हालत खराब थी। अब वहां से वोट देने 30 के 30% तो नहीं आएंगे, 5-7% जिनके अपने निजी संबंध होंगे उनको वो फोन करेंगे, या किसी लालच के अंदर आते होंगे वोट देने के लिए। लेकिन ज्यादा करके लोग एक बार जो बाहर पलायन करके जाता है वहां से केवल वोट देने के लिए शायद नहीं आएगा। जहां तक आपने नेताओं की बात कही, कई नेता जो है शहर से पलायन करके गए हैं, लेकिन फिर भी इस शहर में आके चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं कई लोगों के नाम भी जानता हूं जिनके दरअसल घर जो है बाहर है, थाना में है, मुलुंद में है। यहां तक कि अगर हम एंटीला की बात करें, भले हालांकि नाम के लिए उल्लासनगर, लेकिन वो है शहर से बाहर ही। तो ऐसे वहां पे जाके रहे हैं, उनको खाली यहाँ से पैसे की खेती दिखती है, यहाँ पे वो अपना खेती करने आते हैं, खेती काट के चले जाते हैं, उनको शहर से लगाव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चलो, अल्लाह सिटीजन फोरम की तरफ से हम एक अच्छी भावना रखते हैं कि आगे वाले 5 साल हमारे शहर के लिए कुछ काम होगा। नहीं, मैं यहाँ पे मोहनदास जी आपको रोकना चाहूंगा कि अब भी अगर आपको हमारे बातों में कुछ सच्चाई और ईमानदारी लगे, तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप इतना कर सकते हो कि आने वाला जो यूएमसी का चुनाव होगा, हाँ, उसमें अगर आप अच्छे कैंडिडेट चुन के भेजोगे, और दूसरी बात, वो जो आपको अच्छा लगे, किसी पक्ष की बात नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं, जो आपको लगे कि ये आदमी काम करने वाला है, अच्छा काम करेगा, अगर चुनाव में खड़ा होता है, क्योंकि कोई किसी भी वार्ड में एक आदमी खड़ा नहीं होता है, कई लोग खड़े होते हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे, लेकिन बेगर किसी प्रलोभन के, किसी से पैसा मत लेना, ईमानदारी से वोट करोगे तो आप ईमानदारी से 5 बरस उसके पास जाकर के कह भी सकते हो कि भाई हमने आपको वोट दिया है, आप ये काम हमारा करके दीजिए। अगर आपने पैसे लेके वोट दिए तो वो तो सीधा बोल देगा आप तो पैसा लेने आए थे ना, तो फिर काम के लिए क्यों आते हो इधर, और ऐसे बोलते भी हैं। हाँ। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम इतना जनता अपने आप में बदलाव लाए। अरे भाई, दारू पार्टी और ये जो कितना खर्चा, कितना खाओगे एक टाइम में बैठ के, कितने का दारू पियोगे, 500 का, 1000 का, नॉनवेज कितने का खाओगे, 500 का, 1000 का, 1500, 2000, रोकड़ा कितना लोगे, 1000, 1500, 2000, 2500, ये 2-4-5 हजार के लिए अपने बच्चों के भविष्य के साथ आप खेलते हो। ये बड़ी दुख की बात है, पीड़ा की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक जमाने में गांव खेड़ों में चलता था, उनको क्वार्टर दे के आते थे दारू का, ऐसा सुना है हमने, दे के आते थे। पढ़े लिखे और जो भगवान ने सक्षम, यानी कि बहुत कुछ उनको, लक्ष्मी माता की उनके ऊपर कृपा है, उनके धंधे अच्छे चलते हैं, उनको नौकरियां अच्छी है, अच्छी पगार कमाते हैं, उसके बाद भी अगर आप जाके हाथ फैलाओगे, पैसा मांगोगे, दारू पार्टियां हराम की मिल रही है, फुकट की मिल रही है, जाके पी के आएंगे, और आपको अच्छी तरह से मालूम है वो इसके लिए दे रहा है कि आपको वोट चाहिए उसका। तो ये अगर आप सोच समझ के चलोगे तो फिर भी शहर का भविष्य अब भी समय गया नहीं है। नरेश जी, लास्ट ईयर और कुछ ये प्रेजेंट ईयर में भी 2 मुद्दे थे। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो आपने अच्छी तरह से फाइट करके रुकवा दी है। दूसरा प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी का जो आपने क्वेश्चन उठाया था महानगर पालिका में कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए, यहाँ पे ही सब कुछ कर ले, तो वो लोग यहाँ 2 लोग बैठे, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। अब एक नया मुद्दा आया है प्रॉपर्टी कार्ड का। महाराष्ट्र सरकार को अपने जो जमीन है वो डिजिटलाइजेशन करनी है, प्रॉपर्टी कार्ड करनी है, में बनाना है हमको। ठीक है, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, उसमें फायदे ही है, कुछ गलतियां नहीं है, पर रिकॉर्ड आपको बनाना है। उसके लिए मैं जो उल्लासनगर में कम से कम 60,000 ऐसे धारक हो गए, जमीन धारक, जिनको प्रॉपर्टी कार्ड बनाना है, उसके लिए मुझे 60,000 से 6 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ रहा है। मैं मीडिया पे बोल रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो तो मैं उनको क्लियर करूंगा कि कैसे किसको दिया है। देखिए, रिश्वत देना, रिश्वत लेना दोनों जुल्म है, पर अगर मेरा काम नहीं हो रहा है, जो सरकार ने करना है, उनका ड्यूटी है प्रॉपर्टी कार्ड बनाना, उसके लिए भी महीने लग जाते हैं और पैसे देने पड़ते हैं। उसका सॉल्यूशन बताइए। अभी आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया।
ये हमारे तक, मेरे तक भी बात पहुंची है, कई लोगों ने मेरे को इसकी कंप्लेंट दी है। और हाल ही में मैंने एक लेटर पूना में भी जो इनके बॉस हैं उनके पास भेजा था कि भाई ये यहाँ पे इतना गलत काम चल रहा है। ये अभी उप मुख्यमंत्री जो है हमारे एकनाथ शिंदे जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जिला है, कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं कहूंगा, जिला है उनका, तो उनके जिले में इतनी मनमानी चल रही है, ये उचित नहीं है। तो सरकार ने तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं जनता को बोलूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा, जनता बेचारी करे क्या, धक्के खाती रहती है। और महानगर पालिका में आजकल अगर आप कोई भी प्लान पास कराओगे, पहले आपको प्रॉपर्टी कार्ड देना ही है। और प्रॉपर्टी कार्ड निकालने के लिए आप जहां पे रहते हैं, जो सीडी है, आपको जो भी कागज पत्र है, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब भी आप इनको फॉर्म भर के देंगे, फिर ये वेरिफिकेशन के लिए एसडीओ के पास भेजते हैं। तो ये यहाँ पे दबा के रख देते हैं, एसडीओ के पास भेजते ही नहीं। अब एसडीओ के पास नहीं भेजेंगे तो आपको वहां से ग्रीन सिग्नल कैसे आए, वहां से क्लियरेंस आएगा तब तो ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगे। तो जानबूझ के करते हैं। नरेश भाई प्लीज एक आपको रुकता हूं। स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने बोला था कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते। भाई साहब, मैं आप लोगों को बोलता हूं, पैसे हमारे दुकान में भी नहीं उगते हैं। बहुत तकलीफ है धंधा करना, उसके ऊपर आप ऐसा काटने को बैठे हो, वो भी खास करके ये उल्लासनगर में ज्यादा करप्शन है। मैंने जानकारी ली है, बाकी जगह इतना नहीं है जितना उल्लासनगर में है। तो इसका क्या हो साहब जी? मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो जैसे मैंने कंप्लेंट भेजी पूना में, इस प्रकार से आदमी धक्के तो वैसे भी खा रहा है। आप एड्रेस ले लो, पूना का जो इनका बॉस है उसके पास कंप्लेंट करो, मंत्रालय में कंप्लेंट लेटर तो भेज दो। कई लोग का, हमारी क्या है, टेंडेंसी बन चुकी है, कुछ होगा नहीं। अब अगर हम पहले ही ये सोचेंगे कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आप तकरार देना शुरू कर दो, कंप्लेन करना शुरू कर दो, और कुछ समय के लिए रुको, अपने आप को कंट्रोल में रखो कि मैं इसको ब्राइबरी नहीं दूंगा, इसको रिश्वत नहीं दूंगा, और मैं इसकी शिकायत करते रहूंगा। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जो इनका नाक बंद कर सकता है, इनकी हालत ऑफिसरों की खराब कर सकता है। थोड़ी खाली आपको डेयरिंग करनी पड़ेगी। आप गूगल में जाइए, एंटी करप्शन ब्यूरो की एड्रेसेस हैं, थाना में है उनकी ऑफिस, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि ये ऑफिसर मेरे से इतना पैसा मांग रहा है। 2-3 लोग अगर पकड़े गए ना, और पकड़े जाएंगे, 2-3 क्या, वो तो समझो उनका नसीब होगा अगर 1 या 2 फंसेगा, नहीं तो पूरी की पूरी ऑफिस फंसनी चाहिए। तो एंटी करप्शन वाले अगर उनको पकड़ते हैं और उनको जेल होती है या सस्पेंड होती है नौकरी से, और उनको डर बैठ जाता है कि अभी हमको एंटी करप्शन वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं, कोई भी आदमी जा करके कंप्लेंट करके हमको फंसाएगा, तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ उसका रास्ता अवश्य निकलेगा, उनके अंदर डर बैठेगा और प्रॉपर्टी कार्ड का काम थोड़ा स्मूथ होना चालू। उसके लिए हमारे में दृढ़ता होना पे, और हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। एंटी करप्शन के सिवा कुछ तरीका नहीं है? मैं बताया ना, उसके लिए आपको जैसे विजिलेंस कमिश्नर क्या कुछ जितने विजिलेंस वाले हैं, जितने एंटी करप्शन वाले हैं, आप कंप्लेन करो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कंप्लेन करो कि भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट में मेस लगा पड़ा है, हम धक्के खा रहे हैं, पैसों के सिवा ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब चारों तरफ से उनके ऊपर प्रेशर और दबाव आएगा, मंत्रालय में कंप्लेन करते रहो, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे उनको सब पता है, नीचे से ऊपर तक सब बंधे हुए हैं। अरे भाई बंदे हैं तो बंदे हैं, हमको कंप्लेन करना है। आप सोचिए, ऑन रिकॉर्ड लाना है। ऑन रिकॉर्ड जब आप कंप्लेन करते जाएंगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी आंख खोलनी पड़ेगी, और वहां के अफसरों को, वहां के क्लर्कों को टाइट करेंगे। एक बार टाइट किया तो आपका काम स्मूथ होगा। लड़ाई का तो यही तरीका है। दोस्तों, हमें मालूम है जब भी हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तभी हमको प्रॉपर्टी कार्ड जरूरी है, नहीं तो पक्का रजिस्ट्री जैसा बोलते हैं वो नहीं होता है। तभी हमारा परचेजर बहुत बड़ा अमाउंट रोक लेता है। इसके लिए आप अभी से शुरू हो जाइए प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।